दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से द लास्ट लेसन की समरी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे उसकी हिंदी स्टोरी किस तरह की है और उसके कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना बकवास के चलते हैं अपने लैपटॉप पे और देखते हैं ये स्टोरी, ये कहानी कैसी है और अपने दिमाग में इसको स्टोर करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप पे। लॉस्ट स्प्रिंग, ऑथर नेम अनीस जंग। बात करते हैं इसमें पार्ट 1 की, क्योंकि इसमें कुल मिला के 2 पार्ट हैं। उसमें से पहला पार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पार्ट 1, कभी कभी मैं कूड़े कचरे में 1 रुपया पाता हूं, ये इसका टाइटल है। बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। नंबर 1, लेखिका की साहेब से प्रत्येक सुबह कूड़े कचरे के ढेर पर सोना ढूंढते हुए मुलाकात होती है। यहाँ कूड़े कचरे के ढेर का मतलब है जो आपने नॉर्मली अपने घर के आसपास देखा होगा। यहाँ जो सोना है, गोल्ड है, वो साहिब के लिए गोल्ड की तरह है जिसको हम कचरा मानते हैं। तो लेखिका उसको रोज देखती है वहां पर ऐसा कूड़ा कचरा बीनते हुए। साहिब ढाका के हरे खेतों का रहने वाला है। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां का रहने वाला था वो। उसका घर और खेत तूफान में बह गए। जहां वह रहता था, बड़े शहर में वह सोना तलाशता रहता है। जहां वो रहता था बांग्लादेश ढाका में, वो सब का सब तूफान में बह गया, खत्म हो गया। इस कारण वो वहां से यहां पर आ गए। बड़े शहरों में सोना तलाशता है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां कूड़े कचरों में वो अपने लिए गोल्ड सोना तलाशता रहता है। वह किसी भी विद्यालय में पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई घर नहीं है। अगर वह एक स्कूल बनवा देते तो वह जरूर पढ़ने जाएगा। लेखिका के पूछे जाने पर लड़के ने अपना नाम बताया। उसने कहा, मेरा नाम साहिबे आलम है। साहिबे आलम है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन साहिब अपने नाम का अर्थ तक नहीं जानता था। वह अपने मित्रों के साथ बेकार गलियों में घूमता है। यह एक नंगे पैरों वाले लड़कों की सेना है। मतलब जितने भी लड़के किसके साथ में कूड़ा बीनते हैं वो सभी नंगे पैर रहते हैं, इसलिए उसको सेना का नाम दिया गया। वे सुबह तो दिखाई देते हैं और दोपहर को एकदम अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कि दोपहर में ये सब काम नहीं करते हैं। वे इतने गरीब हैं कि जूते या चप्पलें खरीद नहीं सकते। उनमें से अधिकतर तो नंगे पैर ही रहते हैं और देश के शहरों में इधर उधर अथवा गांव की सड़कों पर नंगे पैर रहते हैं। वे निरंतर गरीबी की स्थिति में रहते हैं। मतलब वो गरीब और गरीब और गरीब ही हैं, वो गरीब से अमीर नहीं बन पा रहे हैं। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की। लेखिका उद्दीपी के एक आदमी की कहानी बताती है। लेखिका कहती है, एक कहानी सुनाती हूं आपको। एक लड़का था, एक आदमी था, उसका नाम था उद्दीपी। जब वह एक युवा था, वह मंदिर के सामने एक जोड़े जूतों की प्रार्थना के लिए रुकता था। रोज रुकता था मंदिर के सामने और प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। वहां पर उसके पिता भी पुरोहित का कार्य करते थे। जिस मंदिर के सामने वो प्रार्थना करता था, उसी मंदिर में उसके पिता पुरोहित थे, पंडित थे, पृष्ठ थे। लेखिका वहां पर 30 वर्षों बाद गई। वहां पर उसे उजाड़ सूनापन लगा। वहां पर अब तक नया पुरोहित रहता था, मतलब अब वहां नया पुरोहित आ गया था, और वहां पर प्लास्टिक की लाल सफेद कुर्सियां थी। वहां उसे एक नौजवान बच्चा स्लेटी वर्दी में जूते और जुराबे पहने लौटता है। मतलब उसने देखा कि एक बच्चा है, उसने स्लेटी वर्दी और जूते पहने हैं और वो वापस आ रहा है शायद स्कूल से। उसने अपना स्कूल बैग पलंग पर फेंक दिया। लेखिका को तुरंत उस दूसरे लड़की की एक जोड़ी जूते की प्रार्थना याद आ गई। लेखिका ने सोचा कि देवी ने जरूर ही उसके जूतों की प्रार्थना स्वीकार कर ली होगी। अब पुजारी के पुत्र जैसे छोटे लड़के जूते पहनते हैं, लेकिन बहुत दूसरे लड़के कबाड़ियों की तरह ही बिना जूतों के रहते हैं। यहां थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि जूतों के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है। देखो, जूता एक सिंबल है आपकी पर्सनैलिटी का।
अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो ये आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगाता है। जूते जरूर पहना करे करो। पैराग्राफ नंबर 3, सीमापुरी। दिल्ली के सीमांत पर एक जगह है, आपने देखा होगा सीमापुरी कहां पर है। कुछ लोग तो सीमापुरी में रहते भी होंगे, यहाँ पर बच्चे जितने भी हैं। यहाँ पर बहुत से कबाड़ी रहते हैं। यह बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्होंने साहेब के परिवार की तरह अनधिकृत भूमि पर कब्जा कर रखा है, मतलब गैर कानूनी रूप से उस जमीन पर वो रह रहे हैं। इनके घर मिट्टी के बने हुए हैं, इनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हुई है। तिरपाल मतलब प्लास्टिक। इनके यहाँ न तो सीवेज है, न नालियां, न ही बहता हुआ चलता पानी। सीवेज मतलब गटर, नालियां और बहता हुआ पानी नहीं है यहाँ पर। पिछले 30 वर्षों से 10,000 से अधिक कबाड़ी यहां पर रह रहे हैं। ये जो 10,000 है, अब तो संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि ये बात उस समय की जब ये किताब लिखी गई थी, चैप्टर लिखा गया था, लेकिन आज वर्तमान में बात की जाए तो वहां संख्या बढ़ चुकी है, वहां की स्थिति ठीक हो चुकी है, स्थिति पहले से बेहतर है। इनकी कोई पहचान नहीं है, इनके पास राशन कार्ड है और वोटर सूची में इनका नाम है। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक इनके लिए भोजन आवश्यक है। फटी साड़ी पहने हुए औरत ने बताया कि पेट भर दिन की समाप्ति पर ही वे अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर भोजन नहीं मिलता और बिना खाली पेट वे बिस्तर पर सो जाते हैं। अतः वे ढाका के हरे मैदानों में रहने की अपेक्षा सीमापुरी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ढाका के मैदान उन्हें भूखा रखते हैं, लेकिन आज जहां वो हैं वहां उन्हें एटलीस्ट भोजन तो मिल ही जाता है। वहीं पर वे अपना टेंट गाड़ देते हैं और यह ही उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे उन्हीं में ही बड़े हो जाते हैं और जीवन यापन में भागीदार बन जाते हैं। और सीमापुरी में जीवन यापन का अर्थ है कि कबाड़ा चुनना, कबाड़ा बुनना या कबाड़ा ढूंढना, कबाड़ा इकट्ठा करना। सालों में ही इसने 1 महीना कला का रूप धारण कर लिया है। कूड़ा कचरा उनके लिए गोल्ड है, सोना है। ये उनके लिए प्रतिदिन की रोटी, परंतु एक बच्चे के लिए तो ये इससे भी अधिक है। बच्चे के लिए तो कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है और बड़ों के लिए जीवन यापन है। कभी कभी एक बच्चे को इस कबाड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का भी मिल जाता है और वह अधिक पाने की इच्छा करते हैं। सच में जीवन बहुत अलग तरह की चीज है। आप अच्छे घर में हो, आप पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे भी जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4, सुबह कथाकार को साहेब एक क्लब के बाड़ वाले द्वार के पास खड़े देखता है। जो कथाकार है अनीस जंग ने देखा कि साहेब एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ है। सफेद कपड़े पहने हुए उसने 2 नौजवानों को टेनिस खेलते देखा है। साहेब ने देखा कि 2 नौजवान टेनिस खेल रहे हैं। वह लेखिका को कहता है उसे टेनिस का खेल बहुत पसंद है और जब कोई आसपास नहीं होता है तो वह अंदर चला जाता है। गेटकीपर द्वारपाल उसे झूला झूलने देता है। एक दिन किसी अमीर लड़के ने साहेब को अपने बेकार जूते दे दिए, क्योंकि इनमें एक सुराख था, एक छेद था। इन्हें अब साहेब पहनता है और सुराख से कोई कष्ट नहीं होता साहेब को। एक गरीब आदमी को जूता ही मिलना बहुत है, या सुराख हो या नहीं हो, काम चला लेगा। उसके लिए एक जूता मिलना ही उसका एक सपना पूरा होने जैसा है। आजकल साहेब एक चाय की दुकान पर काम करता है। वह 800 रुपए कमाता है। हर समय वो भोजन खाता है। उसके चेहरे से चिंता युक्त छवि समाप्त हो गई है। उसके साथ एक लोहे के टीन कनस्तर होता है जो उसे अपने प्लास्टिक के कबाड़े वाले बैग से भारी लगता है। हल्के से अपने कंधे पर उठा लेता है। साहेब अब अपना स्वामी नहीं रहा। यहाँ लेखिका बताना चाहती है आपको कि जब साहेब खुद कबाड़ा बीन रहा था, इतनी मतलब मशक्कत कर रहा था, एक कबाड़ियों की जिंदगी जी रहा था, उस समय वो अपने आप का मालिक था, अपने नाम का मालिक था। लेकिन आज वो एक दुकान पे काम कर रहा है, बशर्ते परिस्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन आज वो अपना खुद का स्वामी नहीं है। वो उस दुकानदार के यहाँ एज ए मजदूर काम कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर उसका अधिकार कम और उस दुकानदार का अधिकार ज्यादा है। दोस्तों, ये थी कहानी साहिब आलम की, जो इसका पहला पार्ट है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर बिना देरी किए हुए, ताकि टाइम बर्बाद बिल्कुल ना हो आपका। पार्ट 2
मैं एक कार चलाना चाहता हूं, ये सेकंड पार्ट का टाइटल है। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, लेखिका को एक दूसरे लड़के से मिलने का अवसर मिला। लेखिका को एक अन्य लड़के से मिलने का अवसर मिला जिसका नाम था मुकेश, जो एक मोटर मैकेनिक बनकर स्वयं ही अपना मालिक बनना चाहता है। वह कार चलाना सीखेगा, परंतु उसका स्वप्न मग मरीचिका की तरह है, मतलब सिर्फ स्वप्न है, पूरा होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। वह फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में रहता है। यह कस्बा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत फेमस है। फिरोजाबाद में प्रत्येक घर चूड़ी बनाने का कार्य होता है। आपको पता होगा फिरोजाबाद में हर घर में चूड़ियां ही बनाई जाती हैं और यह आपको अच्छे से पता होगा। यह भारतवर्ष में कांच पिघलाने के उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर परिवार में औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी से चूड़ियां बनाती हैं। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर सेकंड की। लगभग 20,000 बच्चे इतने ऊंचे तापमान के कांच की भट्टियों में कार्य करते हैं। किसी को यह पता नहीं है कि बच्चों का इन अंधेरे कमरों में लगना गैर कानूनी है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा कि अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल से कम बच्चे हैं, उनको अगर किसी काम में लगाया जाता है तो वो गैर कानूनी होता है। यहां भी वही बात हो रही है कि उन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम कराया जाता है और ये बच्चे भी नहीं जानते हैं। जहां पर ना हवा है ना रोशनी, अक्सर इनकी दृष्टि समाप्त हो जाती है। एक समय के बाद ये अपने आंखों से देखने की शक्ति खो बैठते हैं। लेखिका को मुकेश अपने घर ले जाता है। दोनों ही कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। इनके घर तो झोपड़ियों की भांति हैं। इनकी दीवारें टूटी हुई हैं। चरमराते हुए दरवाजे, जो दरवाजे आवाज करते हैं खुलते हुए बंद समय, उसे कहते हैं चरमराते हुए दरवाजे। और ये बिना खिड़की वाले हैं। इन घरों में कोई खिड़की नहीं होती। ये प्राचीन दिनों की भांति हैं। यहां पर इन्होंने आदमी और जानवरों की भीड़ एक ही जगह पर लगा रखी है। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर थर्ड की। लेखिका मुकेश के घर में प्रवेश करती है जहां पर मुकेश का परिवार रहता है। मुकेश का घर आधी बनी हुई खुरदरी झोपड़ी की भांति है, जिसका एक हिस्सा सूखी घास से ढका है। चूल्हे पर लेखिका एक बड़े बर्तन में पालक के छन छन की आवाज सुन रही है। समस्त परिवार के लिए एक दुबली औरत शाम का भोजन पका रही है। वह फटी साड़ी पहने हुए है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मतलब मुकेश की भाभी है। आंखों में धुआं भरे होने के बावजूद भी वह हंस रही है। वह घर में एक बहू के रूप में सम्मान पाती है। रिवाज के अनुसार वह अपना चेहरा एक बुजुर्ग आदमी के आने पर ढक लेती है। मुकेश के पिताजी एक गरीब चूड़ी निर्माता हैं। वह अपने दोनों लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। मतलब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। केवल वे उन्हें चूड़ियों का बनाना ही कला सिखा सकते हैं कि चूड़ियां कैसे बनती है, बस यही उसको सिखा सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। मुकेश की दादी मां कहती है यह उसका कर्म है, भाग्य है, जिसने अपने पति को कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए धूल से अंधा होते देखा है। वे भगवान की दी गई वंश परंपरा को छोड़ नहीं सकते। वे तो चूड़ी निर्माताओं की जाति में पैदा हुए हैं। वे तो केवल चूड़ियां ही देख सकती हैं। फिरोजाबाद की सभी गलियों के घर में सभी प्रकार के रंगों की चूड़ियां देखी जा सकती है। इंद्रधनुष के सभी आकर्षक रंगों और झलकों की चूड़ियों के चक्कर छल्ले ढेर लगे पड़े हैं और ले जा रहे हैं। अंधेरी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं और रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्तों में बेल्डिंग से जोड़ते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश से अंदर के अंधेरे में काम करने में अधिक सक्षम है। मतलब वो इतना काम कर चुके अंधेरे में है
कि उजाले में इतनी स्पीड में काम नहीं कर सकते जितना वो अंधेरे में काम कर सकते हैं, जिससे वे प्राय वैक्स होने से पहले, नौजवान होने से पहले, 25 साल 30 साल की उम्र में आने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, एक बूढ़ी महिला के साथ सविता कांच के सिरों को सोल्डर कर जोड़ती है। उसके चलते हैं, उसके क्या चलते हैं, उसके हाथ चलते हैं। लेखिका आश्चर्यचकित है, वो आश्चर्य में पड़ी हुई है कि सविता जिन चूड़ियों को वो बिल्डिंग से जोड़ रही है, जिन चूड़ियों की वो सिरों को जोड़ रही है, क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? चूड़ियां भारतीय नारी के सुहाग के प्रतीक को, शादी में सौभाग्य, शुभ लगन को दर्शाती है। सविता भी इन्हें शीघ्र जब दुल्हन बनेगी पहनेगी। जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, हाथों में मेहंदी लगी होगी और दुल्हन का जोड़ा एवं चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहनी होगी, उस बड़ी औरत की तरह जो उसके साथ है, जो कई साल पहले सुहागिन बनी थी। यहां लेखिका बताना चाहती है कि जो सविता सोल्डिंग कर रही है, चूड़ियों को जोड़ रही है और वो चूड़ियों का काम कर रही है, क्या वो जानती है चूड़ियों की पवित्रता क्या है? भारत में चूड़ियों को किस रूप में देखा जाता है? तो इसी बात को लेखिका अपनी विचारों से प्रकट करने की कोशिश कर रही है। पैराग्राफ नंबर 6, बूढ़ी औरत की कलाई में अब भी चूड़ियां हैं, परंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वह अपनी आंखों में बिना चमक के कहती है, एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं है, अर्थात बहुत लंबे समय से उसे भरपेट खाना नहीं मिला। अपने सारे जीवन में उसने भरपेट खाना नहीं खाया। यही सब कुछ वह कमा पाई है। उसका पति बताता है कि चूड़ियों के अतिरिक्त वह कुछ नहीं जानता। वह जो कुछ कर सका है, उसने परिवार के रहने के लिए घर बना पाया है। यह जो उसने प्राप्त किया, एक आश्चर्य की बात है, जो अन्य लोग प्राप्त करने में असफल रहते हैं। सिर पर एक छत, प्रत्येक घर में कुछ भी और करने के लिए पैसा नहीं है, बस सिवाय चूड़ी बनाने को जारी रखने के। खाने के लिए भी काफी नहीं है। नवयुवक भी अपने बड़ों के दुखों को बताते हैं। बहुत वर्षों से फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है। वहां अब भी मन को जड़ बना देने वाला कठिन परिश्रम जारी है, जो मनुष्य में पहल करने की और स्वप्न लेने की योग्यता को मार देता है। आपके मन में कितना भी स्वप्न हो, आपने कितना भी भविष्य के बारे में सोचा है, लेकिन जब ये वक्त आपकी परीक्षा लेता है तो सब कुछ धरा का धरा जाता है। आप किस परिस्थिति में है जरूरी ये नहीं है। कल अगर ये परिस्थिति नहीं रही, कल आपका अगर पैसा नहीं रहा, कल आपके माँ बाप सपोर्ट करने लायक नहीं रहे, तब वो जो जिंदगी आपका इम्तिहान लेगी वो कुछ और ही होगा। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की। नंबर 7, लेखिका उन्हें सहकारिता का गठन करने की बात पूछती है कि तुम सब सहकारिता का गठन क्यों कर लेते, तुम सारे मिलकर एक ग्रुप एसोसिएशन क्यों बना लेते। वे बताते हैं यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी, उन्हें पीटेगी और गैर कानूनी रूप से उनको झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल देगी। उनमें उनका कोई नेता नहीं है जो उन्हें काम अलग ढंग से कराने को बता सके। उनके बुजुर्ग भी इतने अधिक थके हुए हैं जितने वे स्वयं। वे अनंत चक्कर में बात करते हैं जिससे वे दरिद्रता से, चेतना शून्य से प्रलोभन और अन्याय पर चलते रहते हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो दरिद्र हो चुके हैं, बहुत गरीबी स्थिति में है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। लेखिका यही बताना चाहती है कि किस प्रकार की स्थिति फिरोजाबाद में है और वो क्या देखकर वहां आई है। बात करते हैं लास्ट में अनीस जंग लेखिका क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि मैंने देखे दो अलग संसार, दो पृथक संसार। लेखिका दो पृथक संसारों को स्पष्ट रूप से देखती है। एक तो परिवार का है जिसे दरिद्रता के जाल ने जकड़ा हुआ है, जिस पर बदनामी का यह दाग लगा है कि वह चूड़ी कर्मियों की जाति में पैदा हुआ है। दूसरा धोखेबाजों का चक्कर जो साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, प्रशासकों और राजनेताओं का है। ये सब एक साथ
इस बोझ को बच्चों पर बलपूर्वक लाद देते हैं जिसे वह नीचे नहीं उतार सकता, उस समय तब जब वह इसे जान जाता है वह भी इसे इतना स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन में जो लिखा है मेरे को वही करना पड़ेगा, जितना उसके पिता ने किया। लेखिका मुकेश की आंखों में एक चमक देखती है। वह अपने मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा बताता है, जिसे सीखने के लिए वह गैराज जाएगा। गैराज उसके घर से बहुत दूर है, परंतु वह अवश्य पैदल जाएगा। लेखिका उससे पूछती है, एक वायुयान उड़ाने का स्वप्न देखने की बात, इस बात पर वह एकदम चुप हो जाता है। फिर नहीं कहता है। वह फिरोजाबाद की सड़कों पर तेज गति में दौड़ती हुई कारों के स्वप्न देखकर संतुष्ट है। वायुयान तो वहां के आकाश में कम ही आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो कहता यही है कि हमारे तो आकाश में भी हवाई जहाज कम दिखाई देते हैं, तो मैं कैसे एरोप्लेन चला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, मेरे लिए कार ही बहुत है। दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये जो मुहिम हमने छेड़ रखी है सारे के सारे 12वीं क्लास के बच्चों को सारी स्टोरीज याद करवाने की, समझाने की, इसमें आपका भी सहयोग मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां बात करेंगे हम तीसरे चैप्टर की। तब तक के लिए जय हिंद।